गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, चकाचक मस्त। और सुनाइए क्या चल रहा है। तारीख है 8 अगस्त और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर है। वीडियो को कल आपने बहुत सारे कमेंट दिए, बहुत सारा प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आइए शुरू करते हैं आज के हेडलाइन। आज के हेडलाइन में 7 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस तो आप सभी को याद होगा कि 2021 में हमारा टोक्यो ओलंपिक में हमारे नीरज चोपड़ा जी ने 87.58 मीटर का भाला फेंक करके हमें एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल दिलवाया था। जिस वजह से इसके लिए रेसलिंग जिसके लिए एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हर दिन हर 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की थी। जबकि नेशनल हैंडलूम डे जो है वो हर साल हम लोग 7 अगस्त को मनाते हैं। पहला वाला 2015 में मनाया गया था, चेन्नई से इसकी शुरुआत की गई थी। नेशनल हैंडलूम डे हमें याद दिलाता है स्वदेशी आंदोलन की। स्वदेशी आंदोलन जो है ये आपका 1905 में हुआ था। इसी दिन शुरुआत हुआ था 7 अगस्त को। इसमें क्या हो रहा था कि हम विदेशी कपड़े जो है उनका बहिष्कार कर रहे थे। अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ ठाकुर, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय इस आंदोलन के प्रणेता थे। 1905 में भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। उस समय गवर्नर जनरल भारत में कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। तो इस आंदोलन को उस समय महात्मा गांधी नहीं थे हमारे यहाँ। 1915 में महात्मा गांधी आए हैं और इसीलिए 9 जनवरी 1915 में जब महात्मा गांधी हमारे यहाँ आए हैं तो उसी दिन हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। तो स्वराज की आत्मा, इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्वराज की आत्मा कहा है। ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद यूनुस को, अच्छा एक चीज मैं भूल गया, इस बार जो आपका हैंडलूम डे मनाया जा रहा है उसकी थीम है हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन। इस बार इसकी थीम क्या है? हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन। याद रखेंगे। चलिए आगे आपको ले चलते हैं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। मोहम्मद यूनुस कौन है? मोहम्मद यूनुस को आप बैंकर ऑफ द पुअर भी कह सकते हैं। इनकी एक किताब थी बैंकर टू द पुअर, बैंकर टू पुअर। ये किताब है, आपको याद रखनी है, जो इनके द्वारा लिखी गई थी। वैसे ये बांग्लादेश ग्रामीण बैंक चलाने के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना से इनके 36 के आंकड़े रहते हैं और ये उन्हें सूदखोर कहती हैं, वो इन्हें कहते हैं लोकतंत्र की वो कातिल है। इनका जो झुकाव है वो थोड़ा सा यूएसए की तरफ ज्यादा है और चाइना से भी ये थोड़ा सा अपना संबंध मेंटेन करने की कोशिश के लिए जाने जाते हैं। इनका मेन एजेंडा कुल मिला के इस तरीके का है कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाया जाए और हाल फिलहाल यहाँ पर तख्ता पलट की सारी कोशिशें जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। बांग्लादेश में 17 साल की सजा पाई खालिद जिया, जो कि पूर्व पीएम रही है, उनको भी यहाँ पर रिहा कर दिया गया। वो काफी ज्यादा बीमार है वर्तमान समय में। शेख हसीना पहली बार ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ा है। 1975 में जब उनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी, शेख मुजबिर रहमान थी। अब आप सोचिए उस समय भी कितना बढ़िया, मतलब 1971 में बांग्लादेश बनता है और 1975 में इतना अनरेस्ट आ जाता है, इतना तनाव पैदा हो जाता है कि एक राष्ट्रपति की हत्या कर दी जाती है। उस समय भी भारत ने शेख हसीना और उनके पति को शरण दी थी। तो उस समय प्रधानमंत्री हमारे यहाँ इंदिरा गांधी थी और इस बार भी हम लोग यही कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जी का कहना है कि भारत क्यों हर बार शेख हसीना के साथ खड़ा हो जाता है और अगर शेख हसीना के साथ भारत खड़ा ना हो तो वो यहाँ पर सरकार कतई ना चले पाए। फिलहाल बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा यहाँ पर टक्कर चलती है। एक बहुत ही बुरी न्यूज मुझे लगी, ये मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे, कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को डिस्कालीफाई कर दिया गया। एक्चुअल में पेरिस ओलंपिक में खेलने के दौरान पिछले दिन उन्होंने 3 लड़ाइयां लड़ी थी। सुबह जब इनका वजन किया गया था तो 49 किलो 200 ग्राम आया था और मुझे लगता है कि काफी ज्यादा लड़ाइयां करने की वजह से शाम तक इनका वजन 52 किलो हो गया, यानी कि उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ गया था। पानी वानी पी लिया होगा इन्होंने। अगले दिन इन्होंने पूरी रात सोई नहीं है और पूरी मेहनत की, तब भी सुबह जाके वजन 50 किलो 100 ग्राम रहा। जबकि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के अनुसार आप जिस भी भार वर्ग में खेल रहे हैं, क्योंकि ये 50 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रही थी, इससे पहले 53 किलोग्राम में खेलती थी, तो अगर आपका 1 ग्राम भी वजन ज्यादा है तो आपको डिस्कालीफाई कर दिया जाएगा। तो पेरिस ओलंपिक से डिस्कालीफाई कर दी गई विनेश फोगाट। हम लोग को लग रहा था कि रजत पदक आ ही जाएगा। फिर भी ये बहुत अच्छा खेली और 100 ग्राम वजन कुछ ज्यादा होता नहीं है, लेकिन नियम तो नियम है और सभी के लिए वो है। अब फाइनल में 50 किलोग्राम का जो फाइनल हुआ उसमें यूजेनिलिस गुजमान लोपेज क्यूबा की थी और फिर सारा हिल्डर ब्रांड जो यूएसए की थी, उनके बीच में ये फाइनल हुआ है। लेकिन अभी तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक फाइनल मैच हुआ नहीं है, तो रिजल्ट मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर इसका रिजल्ट बताइएगा कि क्या होगा। वहीं पेरिस ओलंपिक के एक और डेवलपमेंट में आपके जो भारतीय हॉकी टीम है उसको जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा है। अब भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक के लिए खेलेगी।
और आज 8 अगस्त है, तो आज नीरज चोपड़ा जो है दोपहर 11 बजे हो सकता है गोल्ड पर निशाना लगा दें, और हमारी सारी विशेष जो है उनके साथ है। गुजरात की गिफ्ट सिटी में खुला ऑस्ट्रेलिया का डेक्कन विश्वविद्यालय। पहली बार कोई विदेशी यानी फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है वो भारत में कैंपस खोल रही है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोला जाएगा, जबकि भारत के आईआईटी दिल्ली ने दुबई में अपना एक ऑलरेडी कैंपस खोल दिया है। आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में अपना एक कैंपस खोल दिया है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप पढ़ाई कर पाएंगे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, और आप साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई यहाँ पर ग्रेजुएशन यहाँ पर कर पाएंगे। भारत 6 से लेकर 8 अगस्त तक प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये बिम्स्टेक बिजनेस समिट है। इससे पहले अगर आपने पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा तो हमने देखा था कि सेकंड जो है वो विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो भारत में आयोजित की गई थी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो विदेश मंत्री की बैठक थी, ये बिजनेस समिट है। ये पहली बार आयोजित हो रही है भारत में। बिम्स्टेक का गठन 1997 में किया गया था। वर्तमान समय में 7 देश जो हैं वो इसमें शामिल है, और वो 7 देश कौन से हैं वो आप कमेंट में मुझे लिखकर बता सकते हो, या बिम्स्टेक का पूरा फुल फॉर्म मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। फिलहाल बिम्स्टेक की जो समिट है वो रेगुलर होती नहीं है, मैं शीर्ष समिट की बात कर रहा हूँ। 5वीं समिट जो बिम्स्टेक की हुई थी वो 2022 में श्रीलंका में हुई थी। इस साल भी एक समिट होने वाली है जो शीर्ष शिखर सम्मेलन में से कहते हैं। 2024 में ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया जाएगा। बिम्स्टेक में वर्तमान समय में 7 देश हैं। बिम्स्टेक के वर्तमान समय में जो सेक्रेटरी जनरल है वो है इंदिरा मणि पांडे। कौन है? इंदिरा मणि पांडे जो है वो बिम्स्टेक के वर्तमान समय में सचिव है। चेयरमैनशिप पे थाईलैंड चल रहा है। तमिलनाडु के सुलूर में भारतीय वायुसेना का पहला बहुउद्देशीय हवाई अभ्यास शुरू हो गया। तरंग शक्ति के बारे में हमने आपसे बात की थी। तो तरंग शक्ति जो है एयरफोर्स स्टेशन सुलूर में शुरू हुआ है तमिलनाडु में। ये 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 6 से लेकर 14 अगस्त तक आयोजित होगा। दूसरा चरण 29 अगस्त से लेके आपका 14 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। और ये वाला जो होगा ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। फिलहाल हम लोगों ने 30 देशों को आमंत्रित किया था, जिसमें से 10 देश जो है वो अपने लड़ाकू विमान लेकर के यहाँ पर पहुंच गए हैं, और ये पहला चरण यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के वर्तमान समय में हेड कौन है? भारतीय वायुसेना के वर्तमान समय में हेड है एडमिरल आर हरि कुमार। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा। इनका नाम क्या है? रेखा शर्मा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिलाओं को साइबर सिक्योरिटी और साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सेंटर डेवलप किया गया है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल शक्ति सेंटर। ये कहां पर ओपन किया गया है? ये आपका नई दिल्ली में ओपन किया गया है। यहां से जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। एक चंद्रमा क्रेटर का नाम पासंग लामू शेरपा के नाम पर रखा गया। पासंग लामू शेरपा कौन है? पहली नेपाली फीमेल थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। जबकि जुंको ताबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। हर साल मई महीने में माउंट एवरेस्ट पर समिट की जाती है, क्योंकि उस समय महीना बहुत अच्छा होता है। इस बार एक अपडेट ज्योति रात्रे के नाम पे रखिए। ज्योति रात्रे भारत की तरफ से यहाँ पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला है, 52 साल की। जबकि तमाने वतानबे जो है वो जापान की है और सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली महिला थी। माउंट एवरेस्ट सबसे ज्यादा चढ़ने वाला रिकॉर्ड कामी रीता शेरपा के पास है, जिन्होंने 30 बार इस पर चढ़ाई की। महिलाओं में लकपा शेरपा के पास है। पहली बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला भारतीय अर्थिंग चीमा थे, और महिला जो थी वो बचेंद्री पाल थी। कर्नाटक ने पश्चिमी घाट में वन अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट पे कई जगह भूस्खलन देखने को मिल रहा है। भूस्खलन का मतलब ये हो गया कि वहां पे पहाड़ जो है वो दरक रहे हैं। हमारे देश में अक्सर ऐसा ही होता है कि जब तक घटना घट नहीं जाती तब तक सरकार की नींद नहीं खुलती। अब सरकार की नींद खुली है, जब अभी आपको याद होगा ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 विद्यार्थी जो है आईएएस की कोचिंग करते थे, और वो बेसमेंट में पानी भरने की वजह से डेथ हो गई। अब सबको होश आ रहा है, अब पूरी दुनिया जो है वो कोचिंग सेंटरों के ऊपर जा रही है, सब कुछ वो कर रहा है। अरे पहले से ही देख लेना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर कर्नाटक सरकार जो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, गवर्नर है टीसी गहलोत। कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है वहां पे बहुत सारे रिसोर्ट वगैरह बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जब भी कोई रिसोर्ट वगैरह बनाया जाता है या कोई यहाँ पर निर्माण कार्य किया जाता है तो पहाड़ों पर विस्फोट किए जाते हैं, और उस विस्फोट की वजह से पहाड़ अपना बैलेंस खो देता है और भूस्खलन होने लगता है। तो इसको रोकने के लिए वहां पर सारे अतिक्रमण जो है वो हटाए जा रहे हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया है, गवर्नर टीसी गहलोत है। बांग्लादेश में लगातार हिंसा को लेकर के मणिपुर सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है। 2 जिलों में ये कर्फ्यू लगाया गया है। ये कर्फ्यू बीएसएफ के द्वारा लगाया जा रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वर्तमान समय में हेड बना दिए गए दलजीत सिंह चौधरी, जिन्होंने नितिन अग्रवाल का स्थान लिया है।
तो मणिपुर और बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर की सबसे बड़ी सीमा है। मतलब जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, या फिर हम बात कर लें पाकिस्तान, तो सबसे बड़ी सीमा जो है वो हमारी बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश से हिंसा को लेकर के मणिपुर में सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है, ताकि वहां पर जो आवाजाही है उसको रोका जा सके और इस तरह की कोई घटना ना हो जो अप्रिय हो जाए। वैसे भी मणिपुर में जो है वो दिक्कतें चल रही है। मणिपुर में वर्तमान समय में गवर्नर जो है वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, जिनको मेघालय के साथ साथ मणिपुर का एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी कल फिर मिलेंगे। तो नए करंट अफेयर्स के साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी सजेशन जो है वो आप मुझे दे सकते हैं, बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कम समय में आपको बहुत ही इफेक्टिव न्यूज जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।